हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़न। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स। जैसे कि आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने वर्ब्स के क्लासिफिकेशन और वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। सो देयर वी लर्नड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं यदि याद हो आपको? फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस का टेंस डिटरमिन करते हैं, जो चेंज होते हैं वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डू नॉट चेंज with the change in the number and person of the subject and also change in the tense of the verb, right? So the non-finite verbs are verbs that do not change their form with the change of number and person of the subject or tense of the verb are called as non-finite verbs. So non-finite verbs are of three types. One is infinitive, the other is gerund, and the next one is participle, right? सो नाउ फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे इन तीनों टाइप्स को डिटेल में। सो पढ़ते हैं इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। प्लीज लुक एट द स्क्रीन एंड कंसिडर दीज सेंटेंसेस। टू अर इज ह्यूमन। यहाँ पर टू अर सब्जेक्ट प्लेस में यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट टू गो होम। यहाँ पर टू गो ऑब्जेक्ट प्लेस में यूज किया गया है। In the third sentence, she likes to play guitar. So here, the underlined word to play has appeared in the object place again. And in the last sentence, to travel the world is my dream. Again here, if you see, to travel has come in the subject place. So in चारों examples में आप देखेंगे underlined verbs में टू प्लस V1, राइट, इस फॉर्म में वर्ब को यूज़ किया गया है। और कभी ये टू प्लस V1 फॉर्म सब्जेक्ट प्लेस में आता है, कभी ऑब्जेक्ट प्लेस में आता है, राइट। बट व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म इन अ सेंटेंस? इफ यू आस्क व्हाट इज ह्यूमन, योर आंसर इज द अंडरलाइंड वर्ड टू अर इज ह्यूमन। इफ यू आस्क what do I want, the answer is to go home, right? If you ask what does she like, the answer is to play guitar. So whenever you are getting the answer, whenever you ask a question with what and the answer that you get, that particular answer is plays the function of a noun in a sentence. So यहाँ पर जितने भी टू प्लस वी1 फॉर्म के verbs यूज़ किए गए हैं वो सभी sentences में सेम फॉर्म में है, टू प्लस वी1 फॉर्म में ही है। और they are either appearing in the subject or in the object place and they perform the function of a noun. So what are infinitives then? So let us understand. Infinitive is V1, that is base form of verb. Infinitive क्या होता है? V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, एंड विच अपियर्स इन अ सेंटेंस एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन। और ये जो बेस फॉर्म होता है, V1 फॉर्म होता है, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट में आता है या फिर एज एन ऑब्जेक्ट अपियर होता है और ये एक नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में, राइट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। वन इज टू इन्फिनेटिव जिसमें टू प्लस V1 लिखा जाता है, एंड द सेकेंड टाइप इज बेयर इन्फिनेटिव जो विदाउट टू होता है, जिसमें हम टू नहीं लिखते, केवल V1 लिखते हैं, दैट इज केवल बेस फॉर्म लिखते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये बेयर इन्फिनेटिव्स कहाँ यूज़ होता है, मतलब क्या ऐसे रूल्स है जहां हम बेयर इन्फिनेटिव को, दैट इज केवल V1 विदाउट टू, हम यूज करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव दैट इज विदाउट टू is used after the following principal verbs. Principal verbs means main verbs. Which verbs are they? Hear, see, need, feel, dare, make, let, bid, watch, behold, know. ये सारे जो प्रिंसिपल वर्ब्स है, इनके बाद हम नॉर्मली बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। जैसे कि यह देखिए, ये सेंटेंस आई हर्ड हिम स्पीक, हमने लिखा आई हर्ड हिम स्पीक, हमने ये नहीं लिखा आई हर्ड हिम टू स्पीक। टू लिखा ही नहीं, ओमिट कर दिया क्योंकि टू अंडरस्टूड है, राइट। स्पीक हियर मीन्स टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। सिमिलरली लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फील द कोल्ड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस। सो यहाँ हमने ये नहीं लिखा आई फील द कोल्ड एयर टू स्ट्राइक। डिड वी राइट टू स्ट्राइक? नो, वी रोट ओनली स्ट्राइक, मतलब हमने टू ओमिट कर दिया, टू को हमने निकाल दिया। तो जो इन्फिनेटिव्स, ऐसे इन्फिनेटिव्स जहाँ हम टू नहीं लिखते हैं, केवल V1 लिखते हैं, वो होते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स, राइट। क्योंकि टू नहीं लिखने का कारण ये है कि
ये जो कुछ एक प्रिंसिपल वर्ब्स है, ही और सी, नीड, फील, डेयर, मेक, लेट, बिड एटसेट्रा, इन वर्ब्स के बाद में हमें रूल कहता है कि बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल इज बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट एंड सो ऑन। तो ये सारे जो मॉडल वर्ब्स है, इनके बाद जब हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो केवल बेस फॉर्म में होता है, वी वन फॉर्म में होता है, राइट उसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। हमने लिखा आई कैन डांस, वी डिड नॉट राइट आई कैन टू डांस। वी शुड अटेंड द स्कूल रेगुलरली, हमने ये नहीं लिखा वी शुड टू अटेंड द स्कूल रेगुलरली। क्यों? क्योंकि कैन ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद केवल बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, दैट इज वी वन आना चाहिए। शुड इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब, उसके बाद में अटेंड ये मॉडल ये बेयर इन्फिनेटिव दैट इज वी वन यूज़ किया। मे के बाद हमने कम दैट इज बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया, और विल भी मॉडल वर्ब है, उसके बाद में हमने उसके आगे हमने वी वन दैट इज बेस फॉर्म यूज़ किया, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेयर इन्फिनेटिव के यूज़ का ये सेकेंड रूल। थर्ड रूल, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब हैड इन सच फ्रेजेस एज हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर। रूल कहता है कि कुछ फ्रेजेस होते हैं हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, तो ऐसे फ्रेजेस में हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर, लुक एट द अंडरलाइन वर्ब रिमेन। हमने लिखा यू हैड बेटर नॉट रिमेन, हमने ये नहीं लिखा यू हैड बेटर नॉट टू रिमेन, हमने टू ओमिट कर दिया, टू निकाल दिया। बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया, ओनली वी वन फॉर्म यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैड बेटर यूज़ हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में आई हैड रैदर टेक दिस देन दैट, तो यहाँ पर चूंकि हैड रैदर यूज़ हुआ है तो हमने हैड रैदर टेक, टेक जो कि एक बेयर इन्फिनेटिव है, प्लेन वी वन फॉर्म है, उसे यूज़ किया है। हमने नहीं लिखा हैड रैदर टू टेक, ऐसा हमने नहीं लिखा है। आई हैड सूनर रन देन वॉक, तो हमने यहाँ पर भी रन द अंडरलाइंड वर्ब रन जो कि बेयर इन्फिनेटिव है उसे यूज़ किया है। हमने आई हैड सूनर टू रन नहीं यूज़ किया, टू यूज़ नहीं किया, क्योंकि हैड सूनर के बाद रूल कहता है बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, राइट। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इज जेरंड। तो अब जेरंड्स क्या होते हैं? Gerund is V1 plus ing form of verb which performs the function of a noun and appears in the sentence as the subject or the object. Gerund friends वो होते हैं, वो verbs होते हैं जो ing फॉर्म होता है verb का, V1 प्लस ing फॉर्म, जिसे हम V4 भी कहते हैं। ये जो फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का ing फॉर्म जो है वो जेरंड की तरह काम करता है सेंटेंस में, उसे जेरंड कहा जाता है। पर उसे उस ing फॉर्म को जेरंड कब कहा जाता है? जब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस में आए, सेंटेंस में उसका यूज़ एज अ सब्जेक्ट हो और एज एन ऑब्जेक्ट हो, और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे? वो एक नाउन का काम करता है यदि सेंटेंस में, तब हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ब जो है उसके आईएनजी फॉर्म में जेरंड है, राइट। एग्जाम्पल्स देखिए, आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पर हमने स्विमिंग जो अंडरलाइन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, राइट। और यहाँ सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट प्लेस में आया है। और क्या ये वर्ड स्विमिंग नाउन का काम कर रहा है? लेट अस आस्क क्वेश्चन विथ व्हाट डू आई लाइक? द आंसर इज स्विमिंग। तो मतलब स्विमिंग ये वर्ड जो है दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी है और ये नाउन भी है, इस और ये आईएनजी फॉर्म भी है, इसलिए ये जेरंड है। सेकेंड सेंटेंस में डांसिंग इज माई पैशन, यहाँ देखिए डांसिंग आईएनजी फॉर्म भी है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये सब्जेक्ट प्लेस में भी आया हुआ है, और क्या ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? लेट अस चेक, व्हाट इज माई पैशन? द आंसर इज dancing. So of course, dancing is also a gerund. Next sentence, smoking is injurious to health. What is injurious to health? The answer is smoking. That means it is smoking is a noun and it has appeared as a subject in a sentence, right? And it is a ing form also. So even smoking is gerund. And in the last sentence, he enjoyed sleeping in the open air. यहाँ पर the verb sleeping is in its ing form. It is used as an object of the sentence, and is it also a noun? Let us find out. What did he enjoy? Sleeping in the open air, right? So ये एक noun phrase बन जाता है, but sleeping is again performing the function of a noun. So even sleeping is a gerund.
सो आई होप आपको समझ में आ गया जेरेंड क्या होता है। लेट अस मूव ऑन। रिमेंबर, अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बोथ द इन्फिनेटिव एंड द जेरेंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन एंड अपीयर इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव और जेरेंड, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, दोनों ही एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर आते हैं और दोनों ही नाउन का काम करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? बट दे आर डिफरेंट इन फॉर्म। तो डिफरेंट क्या है? दोनों का फॉर्म डिफरेंट है। द फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव इज 2+V1। इन्फिनेटिव 2+V1 फॉर्म में होता है या केवल बेस वर्ब के फॉर्म में होता है। लेकिन जेरेंड जो है V1+ing फॉर्म में होता है, जिसे कि हम V4 भी कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल इज अ V3 और V4, दैट इज V4 को हम V1+ing भी कहते हैं। V3 और V4 फॉर्म ऑफ वर्ब विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। पार्टिसिपल क्या होते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम V3 कहते हैं, या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो ing फॉर्म होता है वर्ब का। पार्टिसिपल्स V3 या V4 फॉर्म होते हैं और सेंटेंस में ये एज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्ले करते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। और ये जो एडजेक्टिव्स है, दैट इज ये जो पार्टिसिपल्स है V3 और V4 फॉर्म में, ये सेंटेंस में वर्ब के बाद भी आ सकते हैं, वर्ब के पहले भी आ सकते हैं। गॉट इट? सो देर आर फर्दर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तीनों को वन बाय वन हम समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ V4 फॉर्म, दैट इज V1+ing फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। क्या फंक्शन प्ले करता है सेंटेंस में? एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, ing फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये एक एग्जाम्पल है। विच डॉग्स? Barking dogs. The answer is barking dogs. That means here the word barking, which is an ing form of a verb, functions as an adjective. It is modifying the noun dogs. That's why it is a present participle. Barking ये word present participle क्यों है? क्योंकि ये ing फॉर्म में है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। That is why it is a present participle. Second example. I bought a dancing doll from the market. Which doll did I buy? Dancing. That means the word dancing is modifying the noun doll. That's why dancing is playing the function of an adjective. Dancing is an adjective and dancing is in ing form also. It's an ing form of the verb. That is why again dancing is a present participle. Understood? So समझते हैं कि past participle क्या होता है। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, पास्ट पार्टिसिपल जो है V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। पास्ट पार्टिसिपल इज अ V3 फॉर्म, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एंड दिस थर्ड फॉर्म ऑल्सो प्लेज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। हाउ? लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। द सेंटेंस सेज आई थ्रू अवे द पीसेस ऑफ द ब्रोकन वास। विच वास? ब्रोकन वास। कौन सा वास कैसा था? द वर्ड broken, which is V3, third form of the verb, is modifying, is describing the noun was. That's why it is an adjective, and it is a V3 also, third form of the verb. That's why this is a past participle. The word broken is a past participle. In the next sentence we see frozen meat is available in the superstore. Which meat? Frozen meat. Here the underlined verb frozen is functioning as an adjective, and it is third form of the verb, right? It is the frozen is a V3, third form of the verb, and that's why this is also a past participle. So I hope now you understood what is present participle, what is a past participle. Let us now understand what is a perfect participle. The third type of the participles is perfect participle. The form of the perfect participle is having plus V3 form of the verb. जब हम having plus V3 साथ में लिखते हैं और उसके बाद में सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं, तो दैट having plus V3 फॉर्म इज कॉल्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल्स देखिए, having brushed my teeth I went to the bed, राइट? अब इसमें एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये कब यूज होता है? जब पास्ट टाइम में
पास्ट टाइम में दो एक्शंस होती है, एक एक्शन पहले होती है और उसके तुरंत बाद दूसरी एक्शन होती है, तब हमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है और उसका फॉर्म इस तरह से होगा, वो सेंटेंस इस तरह से लिखना है, हैविंग प्लस V3 और बाद में बाकी सेंटेंसेस। तो जैसे हैविंग ब्रश्ड माई टीथ आई वेंट टू द बेड, इस सेंटेंस में पहले कौन सी एक्शन हुई? ब्रशिंग की एक्शन पहले हुई, इसीलिए हमने उसे हैविंग परफेक्ट टेंस के साथ में लिखा है। और ब्रशिंग के बाद में कौन सी एक्शन हुई? वेंट, जाने की एक्शन हुई, पहले ब्रश किया फिर बेड पे गया, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, हैविंग स्टडीड फॉर एन आवर ही टुक अ ब्रेक। सो यहाँ पर भी फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपल देखिए, हैविंग प्लस V3, स्टडीड इज V3। यहाँ पर दो एक्शंस मेंशन की गई है, स्टडीड भी और टुक अ ब्रेक भी। तो पहले क्या हुआ? स्टडी किया फिर ब्रेक लिया, दैट इज वाई स्टडीज इज यूज। फर्स्ट एक्शन हमेशा पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में डिस्क्राइब करना है। हैविंग स्टडीड फॉर एन आवर ही टुक अ ब्रेक। थर्ड सेंटेंस, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क मदर वॉच्ड टेलीविजन। मदर ने पहले काम फिनिश किया, उसके बाद शी वॉच्ड टेलीविजन। सो वॉच इज अ सेकेंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन इज फिनिश्ड हर वर्क, इसीलिए हमने इसे परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ लिखा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। आई होप आपको इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, लेकिन एक और बात है, कुछ एक सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि ING फॉर्म यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वॉकिंग, अब इसमें ये वॉकिंग इज़ के बाद आया है। अब यहाँ पर हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे या इसे जेरंड कहेंगे? फ्रेंड्स, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ING फॉर्म आएगा तब हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एक जो है ना, एज अ मेन वर्ब, एज अ फाइनाइट वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ये एज अ फाइनाइट वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ही इज़ वॉकिंग में इज़ वॉकिंग रेफर्स टू कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब अपने कंटिन्यूअस टेंस में होता है। गॉट इट? सो हम यहाँ ही इज़ वॉकिंग या शी इज़ टॉकिंग ऐसे सेंटेंसेस में जो ING फॉर्म वाले वर्ब्स होते हैं उसे हम जेरेंड नहीं कहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग एज अ नाउन, राइट। दे आर नॉट एक्टिंग एज अ नाउन, यहाँ पर हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, क्योंकि ये वहाँ पर ये ना ये फाइनाइट वर्ब बन जाता है। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कई बार मैंने V1, V3, V4 ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया। एक्चुअली ये होते क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। देखिए, V1 जो होता है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, जिसे हम बेस वर्ब भी कहते हैं। V2 को हम कहते हैं पास्ट टेंस। V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये V1, V2, V3 को ऐसे भी पढ़ा जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन शॉर्ट हम इसको डायरेक्टली V1, V2, V3 भी पढ़ते हैं। तो V1 जो होता है प्रेजेंट टेंस या बेस वर्ब होता है। V2 जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। और पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की खासियत ये है कि ये किसी हेल्पिंग वर्ब की मदद नहीं लेता। V3 जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल में ब्रोकन, फ्रोजन, ये सारे पास्ट पार्टिसिपल है। V4 क्या होता है? ये V1 प्लस ING फॉर्म है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, राइट। जैसे डांसिंग डॉल, डांसिंग जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और V5 क्या होता है? इसे टू इन्फिनेटिव कहते हैं, 2 प्लस V1। तो V5 अगर 2 प्लस V1 है तो V1, सिंपली V1 जो है पहला वाला, उसे हम क्या कहेंगे? ये बेयर इन्फिनेटिव है। ये टू, फिर V5 टू इन्फिनेटिव है और पहला वाला जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है। कुछ एक बुक्स में आप ये देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, जैसे कि V1 प्रेजेंट टेंस लिखा जाएगा और ये जो V2 है वहाँ पर टू इन्फिनेटिव लिखा जाएगा। जिसको मैंने V5 लिखा है वो V2 के प्लेस में भी पढ़ाया जा सकता है, बट दीज नंबर्स में डिफर। आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब होता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वॉज टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव? क्या आप कुछ नया सीख सकें इसमें से? क्या आपको टॉपिक समझ में आए कि जेरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है? अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट अप सून with my next video.